जय हिंद। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 8। चैप्टर टाइटल्ड है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर की कहानी क्या है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है और बात की गई है एयर के बारे में। बताया गया है कि ये जो एयर है इसको हम इनहेल करते हैं, ये जो एयर है इसको हम एक्सहेल करते हैं। जब यही एयर मोशन में होती है तब हम इसको फील कर पाते हैं, और जब ये एयर मोशन में होती है तब इसको क्या बुलाया जाता है, तब इसको बुलाया जाता है विंड। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो एयर है ये हमारी अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है, घेर के रखती है, और हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ये जो एनवलप ऑफ एयर देखने को मिलता है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को एटमॉस्फेयर बुलाया जाता है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस भी देखने को मिलती हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ अपनी ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी को सन से रिसीव करती है। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। सवाल आता है कि ये जो अर्थ सन से एनर्जी को रिसीव करती है, इसको रिसीव करने का मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ अपनी ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी को किससे रिसीव करती है, सन से रिसीव करती है। इस एनर्जी को रिसीव करने का मैकेनिज्म क्या है, देखो मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर भी है, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें टोटल 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं। जो लोअर मोस्ट लेयर है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको ट्रोपोस्फेयर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर बुलाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलती है। कौन सी लेयर देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर देखने को मिलती है, मीजोस्फेयर देखने को मिलती है। कौन सी लेयर देखने को मिलती है, मीजोस्फेयर देखने को मिलती है। मीजोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर देखने को मिलती है, थर्मोस्फेयर देखने को मिलती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको एक्सोस्फेयर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, एक्सोस्फेयर बुलाया जाता है। अब मान लेते हैं कि ये जो एक्सोस्फेयर है, या फिर ये कहें कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये लगभग यहाँ पे आने के बाद खत्म हो जाता है। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये लगभग यहाँ पे आने के बाद खत्म हो जाता है। एक तरफ तो हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और दूसरी तरफ देखने को मिलता है लंबा चौड़ा सन। और ये जो सन का आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस से खूब सारी सोलर एनर्जी रेडिएट होती है। ये जो सन का आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस से खूब सारी सोलर एनर्जी रेडिएट होती है। और ये जो सोलर एनर्जी रेडिएट होती है ये रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बुलाया जाता है। एक सवाल ये भी आता है कि सन के आउटर सरफेस से जितनी भी सोलर एनर्जी रेडिएट हो रही है क्या वो पूरी की पूरी अर्थ तक पहुंच जाती है। तो जवाब बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज एक तो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा अर्थ और सन के बीच में और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे मरकरी होगा, यहाँ पे कहीं पे वीनस होगा, और मरकरी और वीनस के अलावा और भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो अर्थ और सन के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। इन बॉडीज का अपना एटमॉस्फेयर होता है, तो बहुत सारी सोलर एनर्जी जो है उसको ये जो बॉडीज हैं इनका जो एटमॉस्फेयर है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो सोलर एनर्जी रेडिएट होती है इसका बड़ा ही लिमिटेड अमाउंट जो है वो अर्थ तक पहुंच पाता है। इसका बड़ा लिमिटेड अमाउंट जो है वो अर्थ तक पहुंच पाता है। ये जो सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंच पा रही है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या बुलाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या फिर इसी को और क्या बुलाया जाता है, इसी को इंसोलेशन भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, इंसोलेशन भी बुलाया जाता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा।
ये जो सोलर एनर्जी रेडिएट होने के बाद अर्थ तक पहुंच पा रही है, उसी को क्या बुलाते हैं? उसी को इनकमिंग सोलर रेडिएशन बुलाते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, और उस कॉन्सेप्ट को बुलाया जाता है सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा मतलब है। सोलर कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टॉप है, ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टॉप है, इस टॉप पे जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहती है, वो हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टॉप है, इस टॉप पे जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं, वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रिसीव होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रिसीव होती है। और उसकी वैल्यू भी हमें पता है, कितनी रिसीव होती है? लगभग 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में एक स्क्वायर सेंटीमीटर में लगभग 1.94 कैलोरी सोलर एनर्जी रिसीव होती है। और ये जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है ये हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बुलाया जाता है? इसी कॉन्सेप्ट को सोलर कांस्टेंट बुलाया जाता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होती है, इंसोलेशन क्या होता है, सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही इजी सी बातचीत है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी साइंस की जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनका एक स्पेक्ट्रम होता है। वो जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि चैप्टर में नहीं दिया गया है लेकिन थोड़ा सा काम आएगा आगे जाके। तो वो जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ये जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इस स्पेक्ट्रम में किस तरीके से वेव्स दिखाई देती हैं, किस तरीके से रेज दिखाई देती हैं। देखो, एक तो इसमें क्या देखने को मिलती है, एक तो इसमें गामा रेज देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? गामा रेज देखने को मिलती हैं। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलती है? दूसरा इसमें एक्स रेज देखने को मिलती है। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलती है? दूसरा इसमें एक्स रेज देखने को मिलती है। तीसरा इसमें यूवी रेज देखने को मिलती है। तीसरा इसमें क्या देखने को मिलती है? यूवी रेज देखने को मिलती है। चौथा इसमें विजिबल रेज देखने को मिलती है। चौथा इसमें कौन सी रेज देखने को मिलती है? विजिबल रेज देखने को मिलती है। पांचवा इसमें इंफ्रारेड वेव्स दिखाई देती हैं। कौन सी वेव्स दिखाई देती हैं? इंफ्रारेड वेव्स दिखाई देती हैं। फिर छठवा इसमें माइक्रोवेव्स दिखाई देती हैं। कौन सी वेव्स दिखाई देती हैं? माइक्रोवेव्स दिखाई देती हैं। और लास्ट इसमें रेडियो वेव्स दिखाई देती हैं। कौन सी वेव्स दिखाई देती हैं? रेडियो वेव्स दिखाई देती हैं। अच्छा, ये जो गामा रेज हैं और ये जो एक्स रेज हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मैग्नेटोस्फीयर। जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है, अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से जो स्फीयर बनता है उसको बुलाते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ये जो मैग्नेटोस्फीयर होता है ये गामा रेज को और एक्स रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो यूवी रेज हैं इनको एब्जॉर्ब कौन करता है? हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है वो ओजोन लेयर जो है वो इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो विजिबल रेज होती हैं ये पहुंचती हैं अर्थ सरफेस तक। ये जो विजिबल रेज होती हैं ये अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं। और ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं, ये बहुत ही ना के बराबर होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। विच मीन्स कि प्राइमरीली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी रेज हैं? विजिबल रेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो विजिबल रेज हैं इनमें भी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, इनमें भी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। आपने विवग्योर के बारे में सुना होगा। ये जो विवग्योर है ये बेसिकली विजिबल रेज का स्पेक्ट्रम है। इसमें एक तो वॉयलेट कलर देखने को मिलता है, दूसरा इसमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, तीसरा इसमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है, चौथा इसमें येलो कलर देखने को मिलता है और पांचवा इसमें रेड कलर देखने को मिलता है। ये जो विजिबल रेज का स्पेक्ट्रम है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज आगे जाके ये काम आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक, इस स्पेक्ट्रम में अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज होती है। जो वेव लेंथ है
वो इंक्रीज होती है, वेव लेंथ इंक्रीज होती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के साथ साथ जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज होती है। अगर आपको साइंस का थोड़ा बहुत भी पता होगा तो ये जो वेव्स हैं, ये जो वेवलेंथ है वो कुछ इस तरीके की बनती है। देखो कुछ इस तरीके की। शुरुआत में जो वेवलेंथ है वो कम होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ये जो वेवलेंथ है ये इंक्रीज होती जाएगी। तो गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जब हम जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है, जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज होती है। और इस कॉन्सेप्ट को ये जो विजिबल रेस का स्पेक्ट्रम है इस पर भी लगा के देखो। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें जो रेड कलर की वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जो वॉयलेट कलर की वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ठीक है, फिर तो आपको साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है। और अगर नहीं आता है तो लोड मत लेना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर है पूरे तरीके से इसी पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो बहुत लाइटली लो। बस थोड़ा सा दिमाग में रखो कि जब इस साइड से इस साइड में जाते हैं तो जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, एनर्जी भी डिक्रीज होती है। बाकी एज सच इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके समझने की जरूरत है नहीं, आपकी इच्छा है तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज जरूरत है नहीं। अच्छा, एक और चीज है, ये जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करती है, ये अर्थ पूरी की पूरी ऐसा नहीं है कि सेम सोलर एनर्जी को रिसीव कर रही हो, इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और इसमें वेरिएशंस दो तीन तरीके से देखने को मिलते हैं। एक तो बड़ा रीजन क्या है कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो ही बहुत ज्यादा है, और ये जो डिस्टेंस है ये इंपैक्ट करता है कि कितनी सोलर एनर्जी किस अर्थ के एरिया को रिसीव होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है, ये क्या है, ये हमारा सन है, और हमें ये पता है कि सन के इर्द गिर्द अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। लेकिन ये जो ऑर्बिट है इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके की है, इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके की है। मतलब एक साइड में सन जो है वो थोड़ा सा पास में नजर आता है अर्थ की ऑर्बिट के, और दूसरी साइड में सन जो है वो थोड़ा सा दूर देखने को मिलता है अर्थ की ऑर्बिट से। अब जब अर्थ यहां पे होती है, ये जो पास वाली पोजीशन है अर्थ और सन के बीच में, ये जो पास वाली पोजीशन है इसको बुलाया जाता है पेरीहिलियन। क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है पेरीहिलियन। और अर्थ अपनी इस पोजीशन पे कब होती है, लगभग 3 जनवरी के आसपास अर्थ जो है वो पेरीहिलियन वाली पोजीशन पे होती है। और अर्थ जब दूर होती है सन से तो इसको क्या बुलाया जाता है, इसको एपहिलियन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, एपहिलियन बुलाया जाता है। और अर्थ अपनी एपहिलियन वाली पोजीशन में कब होती है, लगभग 4 जुलाई को अर्थ जो है वो अपनी एपहिलियन वाली पोजीशन में होती है। ये जो एपहिलियन वाली पोजीशन है, इस सिचुएशन में अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। कितना है, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। और ये जो पेरीहिलियन वाली पोजीशन है इसमें अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर। अब आपको वैसे तो ऐसा लग रहा होगा कि यार सिर्फ 5 ही तो डिफरेंस है, ज्यादा थोड़ी है, लेकिन 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस की वजह से जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करती है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जब अर्थ सन के पास में होगी तो ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करेगी, जब अर्थ सन से दूर होगी तो कंपैरेटिवली कम सोलर एनर्जी रिसीव करेगी। और दूसरे तरीके से भी वेरिएशन देखने को मिलता है। वो दूसरे तरीके का वेरिएशन क्या है, देखो ये जो हमारी अर्थ है इसमें टिल्ट देखने को मिलता है, ये जो हमारी अर्थ है इसमें टिल्ट देखने को मिलता है। अब अर्थ का सिनेरियो क्या है, ये है इक्वेटर, ये क्या है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये है अंटार्कटिक सर्कल। और यहां पे कहीं पे हमारा सन है, यहां पे कहीं पे हमारा सन है। अब सन की जो सोलर एनर्जी है वो आ रही है कुछ इस तरीके से, वो आ रही है कुछ इस तरीके से। अब ये जो टिल्ट है, ये जो अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, इस झुकने की वजह से ये जो डायरेक्ट सन रेज हैं वो यहां पे पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं। अब जहां पे डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी वहां पे ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होगी या कम सोलर एनर्जी रिसीव होगी, बट ऑब्वियसली बात है यहां पे ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होगी।
और ये जो सन है, ये जो सन की रेडिएशंस हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर तक तो पहुंच ही नहीं पा रही हैं, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो यहां पे तो बिल्कुल भी सोलर एनर्जी की रेडिएशंस रिसीव नहीं होंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रिसीव होंगी, लेकिन थोड़ा सा स्लेंटिंग वे में जाएंगी, थोड़ा सा टेढ़ा होके जाएंगी। मतलब ये जो स्लेंटिंग वे में रेस जा रही हैं, इनको ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ेगा। ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये जो रेडिएशंस हैं, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, इनको स्कैटर करने के लिए, इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा अदर पार्टिकल्स होंगे। तो यहां पे भी जो सोलर एनर्जी की रेडिएशंस रिसीव होंगी वो कंपैरेटिवली कम होंगी। इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे जाके, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जहां पे सोलर एनर्जी की डायरेक्ट रेडिएशंस आ रही हैं, जहां पे सूरज की किरण डायरेक्टली पड़ रही है, वहां पे ज्यादा एनर्जी रिसीव होगी। जहां पे स्लेंटिंग वे पे जा रही हैं, वहां पे कम होगी, और जहां पे जा ही नहीं रही है, वहां पे एनर्जी रिसीव होगी नहीं। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक तो हमने ये समझा कि भाई ये जो सोलर एनर्जी की रेडिएशंस हैं, ये आती हैं अर्थ के टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक, और फिर ये एंटर करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और दूसरा हम ये समझ रहे हैं कि ये जो एंटर कर गई एटमॉस्फेयर के अंदर भी सोलर एनर्जी की रेडिएशंस, ये भी पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर इक्वल अमाउंट में रिसीव नहीं होती हैं, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। एक वेरिएशन तो ये जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है, इसकी वजह से देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, और यही सारी चीजें टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ी हैं, लेकिन हाँ, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट को हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही काम करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया कि अर्थ अपनी ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी को किससे रिसीव करती है? सन से रिसीव करती है। अर्थ के पास में या अर्थ की तरफ ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं ये आती हैं। ये जो अर्थ है वो इनको एब्जॉर्ब करती है, अर्थ का जो सरफेस है वो इनको एब्जॉर्ब करता है, और फिर अर्थ जो है वो इनको रेडिएट बैक करती है। ये जो एनर्जी है इसको रेडिएट बैक करती है, और इसी मैकेनिज्म के थ्रू ये जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये जो अर्थ का रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर है, ये मेंटेन हो पाता है। इसी वजह से ये जो अर्थ है ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती और ना बहुत ही ज्यादा ठंडी होती। ये जो अर्थ है इस पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होती है वो भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग देखने को मिलती है। अभी हमने देखा है कि जहां पे सन की किरणें, सन की जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, वहां पे ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है। जहां पे थोड़ा स्लेंट होके जाती हैं, तिरछा होके जाती हैं, वहां पे कंपैरेटिवली कम सोलर एनर्जी रिसीव होती है। अच्छा, ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि कहीं पे ज्यादा सोलर एनर्जी है, कहीं पे कम सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है, इसी की वजह से प्रेशर के वेरिएशंस भी क्रिएट होते हैं। इसी की वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो कहीं लो प्रेशर देखने को मिलता है, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से विंड्स फ्लो करती हैं। जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये हाई प्रेशर क्या है, ये लो प्रेशर क्या है, इसके बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल और हम पढ़ेंगे, लेकिन छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में मान लेते हैं यहां पे कहीं इक्वेटर है, यहां पे कहीं इक्वेटर है, और यहां पे कहीं पे पोल्स हैं। अब इक्वेटर पे क्योंकि ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है, तो यहाँ पे जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होती है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो हॉट एयर है इट राइजेज अप, हॉट एयर राइजेज अप, और जहाँ से एयर राइज अप होती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और पोल्स पे क्योंकि इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव नहीं होती है, तो यहाँ पे जो एयर होती है वो सिंक करती है, वो नीचे की तरफ आती है, और पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसमें और भी डिटेलिंग है, लेकिन सिंपल तौर पे अगर बात करें
तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, और इन्हीं प्रेशर वेरिएशंस की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये जो एयर है, ये जो विंड है, वो फ्लो करती है। इसके बारे में आगे चलते हुए और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रिसीव होती है वो सेम नहीं होती है, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से विंड्स देखने को मिलती हैं। विंड्स किस तरीके से अकर होती हैं उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, फिर बात की गई है सोलर रेडिएशन के बारे में, और हमने देख लिया द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन द शॉर्ट वेवलेंथ्स। अच्छा, ये जो सन की तरफ से सोलर एनर्जी की रेडिएशंस आ रही हैं, इनकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली कैसी है? शॉर्ट है। इनकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली कैसी है? शॉर्ट है। जब अर्थ का सरफेस इन सोलर एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वापस रेडिएट बैक करता है, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। जब ओरिजिनली ये सन की तरफ से आ रही होती हैं तब इनकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली कैसी होती है? शॉर्ट होती है। और जब अर्थ का सरफेस रेडिएट बैक करता है तब इनकी वेवलेंथ कैसी होती है? तब इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है। फैक्ट है, इसको ध्यान रखो। तो ये जो अर्थ का सरफेस है ये अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी को रिसीव करता है इन द शॉर्ट वेवलेंथ्स। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इसी इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या बुलाया जाता है? इंसोलेशन बुलाया जाता है। अच्छा, अर्थ की शेप कैसी है? जियोइड शेप है, और इस जियोइड शेप की वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर अलग अलग जगहों पे अलग अलग अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप पे लगभग 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट जितनी सोलर एनर्जी रिसीव होती है, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बुलाया जाता है? इस कॉन्सेप्ट को सोलर कांस्टेंट बुलाया जाता है। अभी हमने पढ़ा है। अच्छा, ये जो सोलर आउटपुट रिसीव होता है ये अर्थ के सरफेस पे वेरी करता है। वेरी क्यों करता है? उसका एक रीजन है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये जो हमारी अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। सन से अर्थ सबसे ज्यादा दूर होती है 4 जुलाई के आसपास। लगभग डिस्टेंस कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर। और ये जो अर्थ की पोजीशन होती है इसको एपहीलियन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? एपहीलियन बुलाया जाता है। और 3 जनवरी के आसपास ये जो हमारी अर्थ है ये सन के सबसे पास होती है, और ये जो पोजीशन होती है अर्थ की इसको क्या बुलाया जाता है? इसको पेरीहीलियन बुलाया जाता है। और इस पेरीहीलियन के टाइम पे अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर होता है। तो अगर कंपैरेटिवली देखें तो ये जो 3 जुलाई को ये जो पेरीहीलियन वाली पोजीशन है, इस पेरीहीलियन वाली पोजीशन पे जो सोलर एनर्जी रिसीव कर रही है अर्थ वो स्लाइटली ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन 4th जुलाई रिसीव्ड एट द पोजीशन ऑफ एपहीलियन। लेकिन ये जो वेरिएशन होता है ये वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। बहुत ज्यादा क्यों नहीं होता है? बिकॉज सिर्फ यही एक इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ये जो अदर फैक्टर्स हैं इन अदर फैक्टर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इस इंसोलेशन की वेरिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? उन फैक्टर्स के बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल को आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होती है, एपहीलियन क्या है, पेरीहीलियन क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सोलर कांस्टेंट है इस सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है? 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर्स के बारे में बातचीत हम अगले सेशन में करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही हो, बट मैनेज कर लेना, इतना ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।